गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज लोकतंत्र के पर्व के परिणाम का दिन है। आज के दिन हम मध्य प्रदेश के उपचुनाव और कई प्रदेशों में उपचुनाव के साथ ही बिहार विधानसभा के चुनाव के परिणामों पर नज़र रखे हुए हैं, और आप भी अगर राजनीति में दिलचस्पी रखते होंगे तो ज़रूर ही उस पर कुछ अपना ध्यान दे रहे होंगे। लेकिन आपका जो कर्तव्य, आपका जो लक्ष्य है, उससे हमें बिल्कुल नहीं भटकना है। तो आज की हम क्लास में चर्चा करने वाले हैं यूनिट नंबर 9, जिसका कि नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके की आज पार्ट 3 जो है, जिसमें कि हम बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। दैट मीन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उनका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं उनमें, कैसे उनकी बॉन्डिंग होती है, आफ्टर दैट कैसे कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है। तो आज की इस क्लास में आप सभी का पुनः मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, और टॉपिक को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपसे पिछली क्लास की चर्चा करता हूं कि हमने इससे पहले वाली क्लास में IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर डिस्कशन किया था। उम्मीद है कि आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप बेहतर कर पाएंगे, और अगर प्रैक्टिस नहीं की होगी तो ऐसी गलती मत करिए, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आएगा, IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है। कोविड के इस समय में सावधानी बरतते हुए सुरक्षित तरीके से जीवन यापन करना है। CBSE ने इसी तारतम्य में आपको इस यूनिट में से आइसोमेरिज्म पार्ट को पूर्णतः रिमूव किया है। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरी तरीके से हटा दिया है, जिसमें कि आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एज वेल एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर डिस्कशन करते थे। इसके साथ ही जो यूजेस जो हैं आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इंपॉर्टेंस है, वो भी रिमूव किया गया है। तो हम रिमेनिंग पार्ट पे जो डिस्कशन करें, तो बात करते हैं कि आज बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दैट मीन VBT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, दैट मीन CFT, लिगेंड फील्ड थ्योरी, दैट मीन LFT, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, दैट मीन MOT। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, इन पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। बारी बारी से इन पर डिस्कशन करेंगे। ये भी जानेंगे कि एक्चुअल में कॉम्प्लेक्सेस में जो बॉन्डिंग है वो किस तरीके की होती है, कौन से बॉन्ड बनते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं अबाउट द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। अकॉर्डिंग टू दिस क्या कहा गया, पाउलिंग ने 1931 में इसे इंट्रोड्यूस किया था। The valence bond theory satisfactorily explain the structure and magnetic properties of a large number of coordination compound. That means जो VBT है वो संतोषजनक ढंग से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर और उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन बेहतर ढंग से कर पाती है। अब बात करेंगे VBT के साइलेंट फीचर क्या हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जैसा कि पहले पॉइंट में कहा गया, द सेंट्रल मेटल एटम और आयन हैज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल फॉर accommodating the electrons donated by the ligands. The number of vacant orbital is equal to the coordination number of the metal ion for a particular complex. कहने का मतलब ये है, जिस किसी भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, उस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ जितने लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, जो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, तो फिर अकॉर्डिंग टू VBT सेंट्रल मेटल एटम या आयन की एक पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल अवेलेबल कराए, जिससे कि लिगेंड्स के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स के पेयर उनमें भरे जा सकें। ध्यान से सुनना, जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड जुड़े हुए होंगे, और सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिगेंड जुड़े हुए होंगे, तो कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, दैट मीन मोनोडेंटेड लिगेंड क्या हैं, दैट मीन उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है।
जैसे मैंने अगर आपको एक एग्जाम्पल लिया K4FeCN6, तो Fe के साथ 6 CN जुड़े हुए हैं और जो CN है वो मोनोडेंटेड लिगेंड है। दैट मीन इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम FeCN K4FeCN6 की बात करें तो इस कॉम्प्लेक्स में जो Fe है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुई। दैट मीन 6 लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। तो अगर हम VBT की बात करें तो VBT के अकॉर्डिंग आयरन को हाइब्रिडाइजेशन के बाद 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि वैकेंट होना चाहिए, पूरी तरीके से खाली होना चाहिए, क्योंकि जब वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा और मेटल आयन जो है वो लिगेंड के कांटेक्ट में आएंगे तो लिगेंड की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना। तो अब लिगेंड अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सेंट्रल मेटल एटम या आयन की कि वो लिगेंड्स के द्वारा डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन्स पेयर को ऑक्युपाइड करें, रखें अपने पास। सपोज दैट कोई आपको, अभी एक रफ एग्जाम्पल देते हैं, सपोज दैट किसी ने आपको एक 4 व्हीलर डोनेट की, तो एटलीस्ट आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होना चाहिए कि आप गैरेज तो बना सको, कि अगर उस किसी ने उस चीज़ को आपको दिया हुआ है तो आप गैरेज तो बना सको, जिससे कि वो आप उसको सुविधाजनक ढंग से, सही ढंग से, सम्मानजनक ढंग से और आप उसको कम से कम रख सको कहीं, ठीक है ना। तो इसमें जो कहा गया वो ये है, जरा ध्यान से एक बार फिर से देखेंगे क्या लिखा हुआ है। द सेंट्रल मेटल एटम और आयन हैज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, आवश्यक नंबर में वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, किसके लिए, फॉर एकोमोडेटिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने के लिए, रखने के लिए, किसने से दिए गए, जो कि कहाँ से आए, डोनेटेड बाय द लिगेंड्स, जो कि लिगेंड्स के द्वारा डोनेट किए गए। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में मेटल आयन जब लिगेंड के साथ जुड़ता है तो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करते हैं, तो ये मेटल आयन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें रखने के लिए, उन लिगेंड्स के द्वारा डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। अब क्या कहा गया, द नंबर ऑफ, जरा ध्यान से सुनिएगा क्या कहा गया, द नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इज इक्वल टू द, कितने वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, जो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है। दैट मीन जितने उस मेटल आयन के साथ में मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए हैं। अब वो वैकेंट ऑर्बिटल SPDF होंगे तो उनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट साइलेंट फीचर, कंटिन्यू करते हैं। दिस वैकेंट ऑर्बिटल गोज हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, और जैसा कि हम पिछली क्लास के अनुभव के आधार पर जानते हैं कि जो हाइब्रिड और जो अपने वैकेंट ऑर्बिटल है उनमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उतने ही बनते हैं जितने कि उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। सपोज दैट 1s और 3p हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि इसमें कितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद में 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। फिर से पढ़ते हैं क्या लिखा है, दिस वैकेंट ऑर्बिटल गोज हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, नेक्स्ट क्या कहा गया, ईच लिगेंड हैज एटलीस्ट 1 ऑर्बिटल कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर एक लिगेंड ऐसा होता है जिसके पास कम से कम एक ऑर्बिटल ऐसा जरूर होता है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तभी तो वो लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि वी नो दैट दोज स्पीसीज दैट मीन द एटम आयन और मॉलिक्यूल विच डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज द लिगेंड, जिसके पास पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी हो। अब बात यह है कि पेयर डोनेट तो वही करेगा जिसके पास पेयर हो तो पहले। चलिए बात की जाएगी अगली, तो लिखा है वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फिल्ड विथ लिगेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हम जानते हैं इसमें क्या होता है, L2M टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, क्योंकि लिगेंड जो है उनका काम है इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करना, और मेटल यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल रखता है जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन के पेयर एक्सेप्ट करता है। और हम जानते हैं वो बॉन्डिंग जिसमें कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट और एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रहती है, वो बॉन्ड जिसमें कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इट इज़ द स्पेसिफिक टाइप ऑफ शेयरिंग, आप सब जानते हैं, तो उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, इसलिए इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी बॉन्डिंग है, L2M लिगेंड से मेटल की तरफ। कहा गया देखेंगे वैकेंट फिर से देखो, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फिल्ड विथ लिगेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज स्ट्रोंगर इफ द ओवरलैपिंग बिटवीन द ऑर्बिटल इज ग्रेटर। तो स्वाभाविक सी बात है, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रोंगर द बॉन्ड। जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग क्राइटेरिया होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब तो क्या कहा गया, फिर से पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज स्ट्रोंगर इफ द ओवरलैपिंग बिटवीन द ऑर्बिटल इज ग्रेटर। ठीक है, आगे बात अगर हम करें, समझेंगे इस चीज को। क्या कहा गया, द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एटम और आयन अंडरगो सुटेबल हाइब्रिडाइजेशन टू यील्ड द सेट ऑफ इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल टू डेफिनेट ज्योमेट्री। के जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन होता है, उसमें जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, सपोज जैसे यहीं देख रहे हो वैकेंट एस ऑर्बिटल ऑर्बिटल हैं, तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो आप जानते हो सॉरी कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, तो इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा आपका 4, क्योंकि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1s और 3p आपस में, जैसा कि इन्होंने कहा, देखो वैकेंट ऑर्बिटल हैं, तो 1s और 3p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए तो जाके sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से अब हम बात करेंगे, अगर इसमें देखिए ज्योमेट्रिकल शेप दिए हैं, डिपेंड अपॉन द हाइब्रिडाइजेशन, आप सब पहले से भी जानते हो। sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, लीनियर ज्योमेट्री हो जाती है, sp2 होगा ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता है, sp3 होगा टेट्राहेड्रल हो जाता है, पहली बात है। और dsp2 होगा स्क्वायर प्लेनर होगा, dsp3 हो गया ट्राइगोनल होगा, sp3d2 होगा तो ऑक्टाहेड्रल होगा, sp3d2 तो ये ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी तरीके का हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है, पुरानी बात है, जो भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है, अब यहाँ एग्जाम्पल में कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, बकाया कॉन्सेप्ट वही है। sp पे क्या होता है, लीनियर, sp पे क्या होगा लीनियर, sp2 पे क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 पे क्या होगा टेट्राहेड्रल, dsp2 पे क्या होगा स्क्वायर प्लेनर। तो भाई ये तो कॉन्सेप्ट है, और ये यहाँ पर ये एग्जाम्पल चले आ रहे हैं इसके। ठीक है, तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसकी ज्योमेट्री बन जाएगी। क्या कहा गया, इफ n-1 d ऑर्बिटल, क्या मतलब होते हैं सर n-1 d का। जैसे सपोज दैट हमने कहा आउटर मोस्ट सेल 4s है, तो n-1 मतलब दैट मीन 3d होगा, इनर सेल का d ऑर्बिटल। ठीक है, इसलिए जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एक्चुअल में जो होते हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, अगर हम आपको बताएं तो हाइब्रिडाइजेशन होता है इधर sp3d2 और d2sp3 तो या तो होता है d2sp3 या होता है sp3d2। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है सर, डिफरेंस है या नहीं है, डिफरेंस है तो किस बात का डिफरेंस है। जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें sp3d2, दैट मीन बैलेंसी सेल जो लास्ट सेल है उसी का s ऑर्बिटल, उसी के p ऑर्बिटल, उसी के d ऑर्बिटल है। sp3 आप जानते हो पहले s होता है, फिर p होता है, फिर d होता है, फिर f होता है, तो एक ही सेल के s p और d रहेंगे। लेकिन अगर लिख दिया d2sp3, तो जैसा कहा गया d2sp3, तो आप जानते हो किसी भी सेल के स्टार्टिंग में d तो आते नहीं है, स्टार्टिंग तो s से ही होती है, तो d पहले है, इसका मतलब ये जरूर ही इनर सेल का d होगा। हम एक कॉमन एग्जाम्पल देते हैं, माना कि एक छोटी सी पर्ची आपके सामने मिलती है और जिस पर्ची पर किसी बच्चे ने ABCD लिख रखी है उसमें लिखा हुआ दिख रहा है आपको YZABC, तो आप क्या उस दिन से ये पर्ची देखने के बाद क्या ये कहना शुरू कर दोगे कि भाई ABCD A से शुरू नहीं होती है, बाई से शुरू होती है, YZABC ऐसा कहने लगोगे क्या, नहीं। कॉमन सेंस की बात है, हम ये मान के चलेंगे, माना कि किसी बच्चे को उसके किसी भी पर्सन ने, टीचर या इट में भी भाई बहन दादा दादी जो भी हैं, उन्होंने एक टास्क दिया होगा कि बेटा तुमको ABCD Z तक लिखना है, उसके बाद फिर ABCD लिखना है, फिर कंटिन्यू 4-5 बार लिख के बताओ। ठीक है, तो उस बच्चे ने क्या किया होगा, ABCD लिखने के बाद अगली फिर से वहीं से शुरू कर दी होगी, तो हम ये मान के चलेंगे ये Z जो स्टार्टिंग से A लिखी A to Z हो गया, और फिर अगली लिखी तो उसने उसका A आ गया जी। तो बस यही हम बात यहाँ करने वाले हैं कि अगर यहाँ पर D पहले हो गया तो किसी भी सेल के स्टार्टिंग में D तो होता नहीं है, तो ये D किसका होगा, ये इनर सेल का D होगा। जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल दे दें कि थर्ड सेल का D हो गया और फोर्थ सेल का S हो गया,
3D4S, इनर सेल का D हो गया और आउटर सेल का दैट मीन बैलेंसी सेल का हमारा क्या है, S है। तो इस तरीके से हमने आपसे जो बात की, अभी देखो इसमें क्या लिख रखा है इन्होंने, देखेंगे, इफ n-1 d ऑर्बिटल्स आर यूज्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड इनर कॉम्प्लेक्स। तो उन कॉम्प्लेक्सेस को क्या नाम देंगे, इनर कॉम्प्लेक्सेस, इनर कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। और अगर आउटर मोस्ट सेल के ही s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। सो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सो इनर और आउटर जो हैं वो इस तरीके से हमारे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो जब इनर सेल का d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें, ठीक है, तो उन्हें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। इफ n-1, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, इफ n-1 d ऑर्बिटल्स आर यूज्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन द कॉम्प्लेक्सेस इज कॉल्ड इनर कॉम्प्लेक्सेस एंड nd कॉल्ड आउटर कॉम्प्लेक्सेस। हाँ यस, इनर सेल जैसे हमने कहा 3D और 4s, तो इनर सेल का हो गया D, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अगर हमने आपसे कहा 4s है और 4p है और 4 का ही D है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हो गए। देखेंगे क्या लिखा हुआ है इसमें, जरा देखेंगे। ये इनर क्यों कहा, क्योंकि तीसरे का D है, चौथे का S है और चौथे का P है। लेकिन अगर चौथे का ही D हो, फोर्थ का S, फोर्थ का P हो, फोर्थ का D, ठीक है, तो उसको कहने लगेंगे हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब आप फिर देख लो एक बार, ठीक है, तो उसको कहने लगेंगे आउटर। देखो ये तीसरे का D है तो इनर, और जब चौथे का D है तो आउटर। लिखा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब हम ये अभी समझेंगे, अभी आप थोड़ा डाउट में रहोगे इसमें कि ये लो स्पिन क्यों कहा जा रहा है, इसको हाई स्पिन क्यों कहा जा रहा है, वो अभी हम एग्जाम्पल सामने होगा तो हम आपको इसको अच्छे से बेहतर ढंग से समझा पाएंगे कि आखिर ये इनको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जा रहा है। फिलहाल अभी आपने ये सीख लिया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर सेल के अगर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और आउटर मोस्ट सेल के अगर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें तो आउटर आपका जो है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा गया, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। व्हेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लाइक NH3 एंड Cn नेगेटिव आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, they causes pairing electrons present in metal ion. This process is called as spin pairing. हम इसको अभी हम बता रहे हैं लेकिन बेहतर आप समझोगे जब हमारे सामने एग्जाम्पल आ जाएगा। क्या कहा गया, व्हेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अब पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जैसे पढ़ी थी आपने, वैसे लिगेंड की भी एक सीरीज आएगी जिसमें कि उनकी स्ट्रॉन्गनेस के पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो व्हेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और न्यूट्रल बीच का आएगा। तो व्हेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लाइक NH3 एंड Cn नेगेटिव आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर हमारे कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे, दे कॉजेस पेयरिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मेटल आयन, तो वो क्या करेंगे कि जो मेटल आयन में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पेयरिंग करा देंगे, मेटल आयन में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी पेयरिंग करा देंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिन पेयरिंग, और उसको स्पिन पेयरिंग करेंगे। और जब आप दिमाग लगाइए आप कि अगर स्पिन की पेयरिंग हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उनकी अगर पेयरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 और यहाँ से पेयरिंग होने लगेगी, और जब पेयरिंग होने लगेगी तो उसको कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जब पेयरिंग हो जाती है दे आर कैंसिल टू ईच अदर, द मैग्नेटिज्म आर कैंसिल टू ईच अदर। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को जो अभी आप पिछली उसमें देख रहे थे आप, तब इनको कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जब पेयर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देता है, पेयरिंग करा देता तो स्पिनिंग कैंसिल हो जाती है, इसलिए उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारी जो स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड बेस्ड ऑन, हम बात करेंगे अभी VBT के अकॉर्डिंग, और VBT के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि इसका कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसा हो रहा है, ये कैसे फॉर्मेशन होगा, इन सब का फॉर्मेशन समझेंगे बारी बारी से ऑन द बेसिस ऑफ VBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पर हम इनके फॉर्मेशन को जानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि पहले आपने ये जान लिया कि किस तरीके से, चलिए हम आपको ये ले लेते हैं सीधा, फॉर्मेशन ऑफ NiCl का होल फॉर डाई नेगेटिव, इसका फॉर्मेशन करना है।
तो इसका फॉर्मेशन करना है तो लिखा ऑक्सीडेशन H+2, निकल की ऑक्सीडेशन निकालेंगे। देखो हमने सिखाया था, एक बार फिर बताते हैं। सपोज दैट ऑक्सीडेशन नंबर निकल की X है और 1Cl पे 1 नेगेटिव, तो 4Cl पे 4 नेगेटिव होगा, और इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चढ़ा है -2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप तो वैल्यू निकाल ही लोगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो मेटल आयन एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। x कंसीडर कर लिया, जैसे लिगेंड जुड़े, अब Cl नेगेटिव लिगेंड है तो 1Cl के लिए 1 नेगेटिव, तो 4Cl के लिए 4 नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ गई, +2 आ गई। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ईच क्लोरीन आयन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देता ही है, वो तो लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन पेयर देना ही है। निकेल जिसका कि एटॉमिक नंबर 28 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप बनाओगे तो 3d8 और 4s2 आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें, जरा ध्यान से देखिएगा, ऑर्बिटल ऑफ निकेल, निकेल में d में 8 है ना, तो देखो आप तो जानते हो पहले 1 बाई 1 करके जाएगा सभी में, उसके बाद फिर पेयरिंग स्टार्ट हो गई, तो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, और 4s एम्प्टी हो गया। सर एम्प्टी क्यों हो गया, यहाँ तो 4s में 2 दिख रहे थे, लेकिन अभी अभी हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 है। +2 है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, और डोनेट किए जाते हैं तो कौन से किए जाते हैं, हमेशा आउटर मोस्ट सेल के, तो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। आप ध्यान से सुन रहे होगे तो सब समझ में आएगा। अब हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, दैट मीन 1s और 4 जो 4p हैं वो आपस में हाइब्रिडाइज्ड हो गए, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 4 बनेंगे, क्योंकि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। तो 1s और 3p पार्टिसिपेट किए तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो गया। बस यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में जैसा कि आप देख पा रहे हो कितने लिगेंड हैं, टोटल 4 लिगेंड हैं। लिगेंड का काम है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना। अब आप देखो लिखा हुआ है यहाँ पर 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4Cl नेगेटिव, 4 थे ना, तो 4Cl ने 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर इसमें क्या कर दिए, डोनेट कर दिए, और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। अभी तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल तो वैकेंट थे, सामने है ना आपके, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे थे, वैकेंट थे। ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था VBT में कि ये किसी भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मेटल एटम या आयन की होती है, क्या होती है कि वो वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल कराए, जिससे कि उनमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाए और हाइब्रिड ऑर्बिटल बने जो कि वैकेंट होंगे, जिनमें कि लिगेंड्स के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स के पेयर भर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर 4Cl जो है उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट कर दिए, और इस तरीके से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। अब अगर हम बात करें इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिज्म क्या होगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन द कॉम्प्लेक्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स है उसका नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। ये देखो यहाँ पर कह दिया गया, तो आपके सामने ये देखो एक बार और देख लो, निकल हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, ये निकल आयन हो गया, सो 2 इलेक्ट्रॉन एस में से चले गए। इसके बाद इसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद में हमारा 2 तरीके से बात कर सकते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल आ गया NiCN का होल 4। अभी आप पढ़ रहे थे NiCl का होल 4, Cl4 था, और अब आप पढ़ रहे हैं NiCN4 पढ़ रहे हैं, CN। ठीक है, तो इसमें ये हमारा एक्चुअल में क्या होगा, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है, तो इसमें आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ये निकल हो गया, ये निकल डाई पॉजिटिव आयन हो गया, ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन हुआ, तो हुआ ये कि ये 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये हुंड्स लॉ के अपोजिट कहानी है। हुंड्स लॉ के अपोजिट ये है कि इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन थे, जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे, तो ये लिगेंड की प्रेजेंस की वजह से जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अंदर शिफ्ट हो गया। ये कभी नहीं देखा होगा आपने ऐसा, ठीक है, कभी नहीं देखा होगा, फर्स्ट टाइम आप देखो। हुंड्स लॉ के अपोजिट जो आउटर जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि समझो आप समझो ये बात सही है कि जब अपने फैमिली में माना कि 4 लोग रहते हैं और चारों के अलग अलग बेड हैं, तो वो चारों लोग अलग अलग बेड पे सोते हैं। लेकिन जब कोई गेस्ट आ जाता है, सपोज दैट आप 2 भाई हैं, कोई गेस्ट आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उससे कहते हैं नीचे सो जाओ, हम तो एक एक बेड पे सोएंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, हम 2 भाई एक बेड पे सो जाएंगे, हम 2 भाई एक बेड पे सो जाएंगे और एक बेड उसके लिए खाली कर देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए गेस्ट है, हम होस्ट हैं। तो ऐसे मेटल आयन तो होस्ट है, गेस्ट है लिगेंड, वो तो अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर लेके आ रहे हैं। भैया जब फलदान होता है, पक्कियात आती है, तो थाल लेके आते हैं, तो रखने की व्यवस्था अपनी है कि कहाँ रखोगे अंदर। उनने तो ले आए थाल, परस दिए तुम्हारे यहाँ, अब उनको रखने की व्यवस्था आपकी। ऐसे लिगेंड आते हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयर लाते हैं, मेटल आयन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको वो कहाँ रखे।
तो इस तरीके से हुंड्स लॉ के अपोजिट ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है अंदर। देखो फिर यहाँ पेयरिंग हो गई, तो ये बैकेंट हो गया। भाई आओ लिगेंड साहब आओ और इलेक्ट्रॉन की पेयर आकर रख जाओ इसमें, हो गया कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। जैसा कि आप देख पा रहे हो NiCN और स्क्वायर प्लेनर बिकॉज dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। एक डी ने पार्टिसिपेट किया ना, ये वाला डी जो बैकेंड था हमारा, यहाँ से हमने शिफ्ट किया तो ये बैकेंड था। तो इस तरीके से dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, स्क्वायर प्लेनर शेप हो गया और ये डायमैग्नेटिक नेचर का होगा, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इसलिए डायमैग्नेटिक नेचर का है। लेकिन अगर हम इससे पहले वाले की बात करें तो देखो यहाँ दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसलिए पैरामैग्नेटिक नेचर का है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद हम ड्रॉबैक की बात बाद में करेंगे, अभी हमने आपको एग्जाम्पल समझाए। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए, शासन के नियमों का पालन करिए। संकट का समय आया था, हमने इससे पहले भी हमारे देश ने कई संकटों का सामना किया है और डट के किया है, वो आज भी कर रहे हैं, आज भी कई देशों से बेहतर डट के मुकाबला कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, सुखद जीवन यापन कर रहे होंगे, हार्ड वर्क कर रहे होंगे। ठीक है, और आप अच्छे से मेहनत करिए, NCERT बुक जरूर पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, जय माई की, जय हिंद।